Hello everyone, this is Dheeraj Suri. I have been teaching to students of Economics Honors here at Prime Academy since 1996. Today in this class, I am going to give you a brief introduction of the syllabus of Advanced Mathematical Methods for Economics for BA Economics Honors Semester 3, Delhi University, UGCF 2024. As the name is suggesting, this is advanced level of mathematical methods. You have studied MME 1 in semester 1, you studied MME 2 in semester 2, and now you are studying advanced mathematical methods. ये टॉपिक पढ़ने के लिए ऑब्वियसली जो टॉपिक्स आपने सेमेस्टर 1 और 2 में पढ़े थे उनमें से कुछ बातों की जरूरत हो सकती है। तो आज इस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा व्हाट वी ऑफर इन आवर कोचिंग। हम अपनी कोचिंग में आपको क्या ऑफर करते हैं। I'll tell you the रीडिंग्स क्या आपको पढ़नी है, एंड I'll tell you the syllabus। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा हम लोग अपनी कोचिंग में आपको क्या ऑफर करने वाले, फिर आपको बताऊंगा कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, फिर आपको बताऊंगा कि पूरा सिलेबस क्या है, इसमें किस टॉपिक में आपको फोकस करना है, कौन सा टॉपिक आपको आसान लगेगा, कौन सा टॉपिक आपको मुश्किल लगेगा, और लास्ट में जाके मैं एग्जाम पैटर्न की भी डिस्कशन करूंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके सामने। लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले हम क्या ऑफर करते हैं, हम आपको ऑफर करते हैं फुल कोर्स रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स। जैसे ही आप हमारा कोर्स सब्सक्राइब करते हैं, पूरे कोर्स के लेक्चर्स आपको फर्स्ट डे 1 पे मिल जाते हैं। पूरा सिलेबस डिटेल में रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाता है। अब रिकॉर्डिंग्स में क्या क्या टॉपिक्स कवर करते हैं हम लोग, ये भी देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, आपकी जो हम रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक कंसेप्ट से। हर एक कंसेप्ट को बहुत ही स्टार्टिंग लेवल से, स्क्रैच से मैंने रिकॉर्ड किया है, पढ़ाया है, ताकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ बातें पहले से पता होती है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं सर हमको पहले की कोई बात पता नहीं है। तो अगर कहीं कोई रेफरेंस है पुरानी चीज़ का, तो रेफरेंस मैंने वहाँ पे डिटेल में पहले समझा दिया है, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं इस बात को कैसे समझूँ। इसके बाद बेसिक कुछ टॉपिक्स बताने के बाद हमने जो बेसिक क्वेश्चन से पहले वो डिस्कस किए हैं आपके साथ। बेसिक क्वेश्चंस करने के बाद एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, और इसमें कुछ क्वेश्चंस वाकई में चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स हैं, और ये क्वेश्चंस अक्सर बच्चे डाउट क्लास में पूछना चाहते हैं, हमने पहले से वीडियोस में सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कर दिए। इसके बाद हर टॉपिक पे चलिए कि जहाँ पे डेरिवेशंस रिक्वायर्ड हैं वहाँ पे हमने आपको ऑलरेडी पहले ही डेरिवेशंस करके दे दी। जिस टॉपिक में डेरिवेशंस रिक्वायर्ड हैं, MME 3 में काफ़ी जगह पे डेरिवेशंस हैं, वो डेरिवेशंस करके हमने लेक्चर्स में आपको दे दी हैं। कुछ टॉपिक्स में इकोनॉमिक एप्लीकेशंस भी हैं, कुछ में नहीं है। जहाँ जहाँ इकोनॉमिक एप्लीकेशंस हो भी सकती हैं, आपके बुक में है या अदरवाइज, हमने कलेक्ट करके उन सब को कलेक्ट किया, अपने नोट्स में ऐड किया और वीडियोस में उन सबको सॉल्व कर दिया, ताकि किसी भी तरह की अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम एग्जाम में आती है तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद जो पास्ट ईयर के सॉल्यूशंस हैं, PYQ के सॉल्यूशंस हैं, वो सब हमने सॉल्व कर दिए। कुछ बच्चों के अपने क्वेश्चन आएगा, सर ये तो 2 ही साल हुए एडवांस MME को ऐड हुए, तो पास्ट ईयर्स कहाँ से आ गए। देखिए क्या था, पहले जो मैथ्स का सिलेबस था वो 2 सेमेस्टर में था, उसी सिलेबस को स्ट्रेच करके 3 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया। जब स्ट्रेच किया तो जैसे जो चैप्टर्स, जैसे आपका जो चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग या डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंस इक्वेशन, कुछ पार्ट ऐसे थे जो पहले ओल्ड सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता था, पूरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं आपको, डिटेल में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो सिलेबस के चैप्टर्स तो वही है जो पहले भी थे, कुछ टॉपिक्स नए ऐड हो गए हैं, इसलिए पास्ट ईयर्स अवेलेबल हैं और वो सब हमने सॉल्व कर दिए। और जो आपकी रीडिंग है, सिड सेटर एंड हैमंड अभी बताऊंगा, रीडिंग के बैक क्वेश्चंस ईच एंड एवरी क्वेश्चन वीडियोस में आपको सॉल्व मिल जाएगा, आपको इसके लिए अलग से कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अक्सर मैं देखता हूँ बच्चे क्या करते हैं, बाद में सिलेबस पढ़ लेते हैं लेकिन बाद में परेशान हो रहे होते हैं, रीडिंग के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नहीं मिल रहे, PYQ के सॉल्यूशन नहीं मिल रहे, और मार्केट में जो 10 ईयर आते हैं आपने देख ही लिया होगा सेकंड सेमेस्टर में, माशाल्लाह है। तो इसलिए हम लोग पहले से ही आपको PYQ के सॉल्यूशंस दे देते हैं, रीडिंग के सॉल्यूशंस दे देते हैं, तो वीडियोस में ये सब कुछ आपको डिटेल में मिल जाएगा, यानी एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आपको मिल जाता है। उसके अलावा कुछ और करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज तो है जो हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, वीडियो लेक्चर्स। अब लेकिन जब बच्चा वीडियो से पढ़ेगा, साथ में उसको कुछ नोट्स की जरूरत होती है, तो हम PDF फॉर्म में कंप्लीट नोट्स डे 1 पे आपको सभी चैप्टर्स के प्रोवाइड कर देते हैं। अभी जो नोट्स है इसमें कंसेप्ट्स लिखे हैं, इन नोट्स में बेसिक प्रॉब्लम्स लिखी हैं, इन नोट्स में एडवांस प्रॉब्लम्स लिखी हैं, इन नोट्स में डेरिवेशंस लिखी हैं, इन नोट्स में इकोनॉमिक एप्लीकेशंस लिखी हैं, इन नोट्स में PYQs टॉपिक वाइज अरेंज कर रखे हैं।
जो जिस टॉपिक का क्वेश्चन था उस टॉपिक में जाके नोट्स मैंने अरेंज कर दिया, तो एकदम एक ऑर्डर में, सिस्टमैटिक ऑर्डर में आपको नोट्स मिल जाते हैं। नोट्स के साथ जब आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो क्या होगा, आपके डाउट्स आएंगे। अब डाउट्स को सॉल्व कैसे किया जाएगा? बच्चा बोलेगा सर वीडियो से पढ़ रहा हूँ, पूछूंगा किससे? हमसे पूछेंगे। पूछने के बहुत सारे रास्ते हैं। व्हाट्सएप, ऑब्वियसली नीचे व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन व्हाट्सएप पे कई बार क्या होता है, मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुश्किल होता है। और जैसे आपने कॉल लगाया, कभी मैं टीचर, जैसे मैं क्लास में हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो हो सकता है मिस हो गया। तो बेटर मीडियम क्या है? बेटर मीडियम है, हमने वेबसाइट पे एक ऑनलाइन डिस्कशन फॉरम क्रिएट किया हुआ है। आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, आप रात में पढ़ रहे हैं, सुबह पढ़ रहे हैं, दिन में पढ़ रहे हैं, शाम में पढ़ रहे हैं, कभी भी पढ़ रहे हैं, आपको प्रॉब्लम आती है, वेबसाइट में लॉगिन कर अपने अकाउंट में जाके, और डिस्कशन फॉरम में जो क्वेश्चन है, अगर आप टाइप करना चाहे टाइप कर सकते हैं, वीडियो बना के डालना चाहे वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, वॉइस नोट पोस्ट कर सकते हैं, उसकी पिक्चर खींच के पोस्ट कर सकते हैं, और लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा। जैसे ही आप ये वहां पर अपलोड करते हैं अपनी क्वेरी को, ये क्वेरी आपके साथ जितने भी स्टूडेंट्स उस कोर्स में सब्सक्राइब्ड हैं उन सब के डैशबोर्ड पे आ जाती है। उसके अलावा मेरे पास आ जाती है मेरे मेल में कि इस बच्चे ने ये क्वेरी पूछी है। अब उस क्वेरी को डिस्कस करने के बहुत सारे रास्ते हैं। अगर बेसिक बात है तो हम कॉल करके डिस्कस कर लेते हैं। अगर कुछ मुश्किल बात है तो उसके लिए हम लोग लाइव सेशन कंडक्ट करते हैं। अब लाइव सेशन जो होगा, आपको उसका लिंक आएगा, आप उसमें 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं टीचर के साथ। मेरे साथ 1-to-1 आपका इंटरेक्शन होगा। आपकी जो क्वेरी आप डिस्कस करेंगे, मैं आंसर करूंगा, आपको फिर भी कोई डाउट है दोबारा पूछेंगे। या कभी कोई कंसेप्ट पढ़ते हुए आपको लगा कि ये कंसेप्ट मुझे पूरी तरह समझ नहीं आया। देखिए, हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। किसी बच्चे को कोई बात पहली बार में समझ में आती है, किसी को दूसरी बार में आएगी, किसी को 3 बार लगेंगे, किसी को 5 बार लगेंगे, किसी को 10 बार लगेंगे। तो कितनी बार भी अपनी क्वेरी को आप पूछ सकते हैं, लाइव सेशन में आके अपनी बात डिस्कस कर सकते हैं बेझिझक, बिना किसी हिचकिचाहट के। और ये लाइव सेशन कि हमने कोई लिमिटेशन नहीं बांधी कि हफ्ते में 1 ही दिन रखेंगे या 2 ही दिन रखेंगे। अगर आपकी डेली क्वेरी होगी, लाइव सेशन डेली चलेगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कितनी क्वेरीज बच्चे पूछ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इसी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जा सकता है। अब आपके डाउट्स हो गए, आपने टॉपिक पढ़ लिया, डाउट डिस्कस कर लिए। अब टेस्ट कैसे आपका होगा? देखिए, टेस्ट करने के 2 रास्ते हैं, एक एमसीक्यू और एक सब्जेक्टिव टेस्ट। एमसीक्यू टेस्ट टॉपिक वाइज वेबसाइट पे मैंने लगा के दिया हुआ है आपको। आपने चैप्टर पढ़ा, आपने उसके मॉक टेस्ट को खोला, अटेम्प्ट कर दिया, आपको पता चल गया कि आप उस चैप्टर में कितने कंफर्टेबल हैं, वो चैप्टर आप अटेम्प्ट, वो उसके क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, फिर से अगर आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया, नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन, डाउट सेशन में आइए, डिस्कस कीजिए। इसके अलावा जो सब्जेक्टिव टेस्ट हैं वो हम लोग पीरियोडिकली आपको आपके मेल अकाउंट पे या व्हाट्सएप पे भेजते हैं। आपने उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, सॉल्यूशन करके हमको भेज देना है, उसकी फोटो खींच के व्हाट्सएप करेंगे या मेल करेंगे। और मैं जितने बच्चे मुझे टेस्ट का सॉल्यूशन भेजते हैं उन सबको चेक करता हूँ, उसमें रिमार्क्स लिखता हूँ कि ये आंसर में आपको ये इंप्रूवमेंट लेकर आनी चाहिए, और उन बच्चों को मेल कर देता हूँ या व्हाट्सएप कर देता हूँ, जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। जो कहते हैं मेल कर दो, मेल कर देते हैं, जो कहते हैं व्हाट्सएप कर दो, उनको व्हाट्सएप चला जाता है। तो आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया, टॉपिक पढ़ लिया, आपने डाउट डिस्कस कर लिए, फिर आपने दोनों तरह के टेस्ट भी दे दिए, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। और ये बातें मैं बता चुका हूँ कि हम लोग लेक्चर्स के अंदर ऑलरेडी आपको जो रीडिंग के बैक क्वेश्चंस हैं, आपकी रीडिंग है सिट सिटर एंड हैमंड, अभी बताने वाला हूँ। और जो आपकी पास्ट ईयर से क्वेश्चंस है ऑलरेडी आपको सॉल्व मिलते हैं, कुछ और आपको उसके लिए खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो वो बातें हैं जो हम आपको अपनी कोचिंग में अपनी तरफ से ऑफर करते हैं। कुछ और भी आप जानना चाहें तो आप फ्रीली मुझसे मेरे नंबर पे बात करके पूछ सकते हैं। नीचे देखिए मेरा नंबर यहाँ पे लिखा है, ये कॉल पे भी आप अवेलेबल हूँ मैं, और व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसके बाद अगली बात आती है कि आपको बुक कौन सी पढ़नी है, कौन सी बुक रेफरेंस में लेनी है। एक ही बुक है जो आपके रेफरेंस में यूनिवर्सिटी ने आपको कही है लेने के लिए, और वो आप जो पहले से पढ़ते आए हैं उसका नाम है सिट सिटर एंड हैमंड, ठीक है। मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस बाय सिट सिटर एंड हैमंड, सेमेस्टर 1 से आप यही बुक पढ़ रहे हैं। इस बार इसके कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, अब वो सिलेबस के डिस्कशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, उन चैप्टर्स में कौन से वो टॉपिक्स हैं जिनको बहुत ध्यान से पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स में अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम आती है, ठीक है, और कौन से आसान है। और एंड में जाते हुए मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसे होने वाला है। सिलेबस को हम लोग 3 यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली यूनिट है मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन। आपने अभी तक ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा था, आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा था ऑप्टिमाइजेशन सिंगल वेरिएबल का, सेमेस्टर 2 में पढ़ा था ऑप्टिमाइजेशन मल्टीपल वेरिएबल्स का। अब अगर कोई कंस्ट्रेंट है
कोई कंडीशन है तो कंडीशन के रहते हुए ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है वो यहाँ पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इससे बहुत तरह की वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक एप्लीकेशंस बनती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पे क्लास में आपके साथ डिस्कस की हैं। और तीसरा जो यूनिट है उसमें 3 टॉपिक्स हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंस इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मेनली 3 चैप्टर्स है जो हमको डिस्कस करना है। कुल मिला के 5 चैप्टर्स हैं। यूनिट 1 में 1 चैप्टर है, यूनिट 2 में 1 चैप्टर है और यूनिट 3 में 3 चैप्टर्स है। अच्छा जी, अब यूनिट वाइज अगर जरा सिलेबस को देखा जाए तो जो सबसे पहले यूनिट है उसमें एक ही चैप्टर आपको पढ़ना है, कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन, और ये चैप्टर नंबर 18 पढ़ना है आपको हैमंड का, चैप्टर नंबर 18 कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं? पहला टॉपिक है 2 वेरिएबल 1 इक्वलिटी कंस्ट्रेंट। अगर 2 वेरिएबल्स का फंक्शन इसको ऑप्टिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, और एक इक्वलिटी कंस्ट्रेंट है जैसे ax + by = c, ये कंस्ट्रेंट के रहते हुए आपको ऑप्टिमाइज करना है, तो कैसे करेंगे? और इसका एक बहुत ही फेमस मेथड इसको बोलते हैं हम लोग लेग्रांजे मल्टीप्लायर मेथड। ये लेग्रांजे मल्टीप्लायर मेथड क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इस लेग्रांजे मल्टीप्लायर के ऊपर बहुत तरह की इकोनॉमिक एप्लीकेशन बनती है। आपने पढ़ा था ना कि एक बजट लाइन है, एक इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व जहाँ पे बजट लाइन को टेंजेंट है वहां पे आपका होता है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। ये कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का एक परफेक्ट एग्जांपल है। यूटिलिटी क्या है? आप उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, मतलब लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, और बजट आपके लिए क्या है? कंस्ट्रेंट की तरह खड़ा हो जाता है, इतने ही पैसे उसमें कर लो मैक्सिमाइज। तो वो प्रोसेस क्या है जिसमें हम लोग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, वो यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं। कॉस्ट मिनिमाइजेशन, आउटपुट मैक्सिमाइजेशन, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वैरायटी ऑफ थिंग्स है जो आपके सामने आने वाली है। ठीक है, ये जो फर्स्ट 3 टॉपिक्स है ना, ये रिलेटिवली थोड़े से आसान थे, इनको पढ़ना समझना रिलेटिवली थोड़ा आसान है। इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं यहाँ आपको फोकस करना पड़ेगा। ये समझने में कई बार बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में बहुत धीरे धीरे टॉपिक आपको पढ़ाया। नेक्स्ट है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन क्या है, सफिशिएंट क्या है ऑप्टिमाइजेशन के लिए। उससे नेक्स्ट है एनवेलप थ्योरम। एक एनवेलप थ्योरम है, अभी बोलूंगा समझ ऐसे तो नहीं आएगा, अभी क्लास में तो नहीं हूं मैं, तो जब हम पढ़ लेंगे ऑप्टिमाइजेशन, जब लैग्रेंज मल्टीप्लायर पढ़ लेंगे तो समझेंगे एनवेलप रिजल्ट्स क्या होते हैं, एनवेलप थ्योरम क्या होती है। इसका क्वेश्चन लगभग हर बार एग्जाम में आता है एनवेलप थ्योरम का, तो इसको मार्क कर लीजिए अपने पास कि बहुत ध्यान से नोट करके रखना है आपको। ठीक है, एक तो वो इकोनॉमिक एप्लीकेशन जो लैग्रेंज मल्टीप्लायर की है वो लगभग हर बार आती है, एनवेलप थ्योरम लगभग हर बार आती है, तो ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। कुछ नए टॉपिक ऐड हुए हैं जब ये नया सिलेबस आया, पहले कोर्स में नहीं होते थे। 10 ईयर्स में आप जाएंगे ढूंढने तो आपको ये नहीं मिलेंगे। नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? पहले कोर्स का पार्ट नहीं होता था, अब नया जुड़ा है लास्ट ईयर से ही, इसलिए इसको ये मत समझिएगा कि एग्जाम में तो आता नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, ये लास्ट ईयर ही ऐड हुआ है, तो बहुत ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, ये नया टॉपिक ऐड हुआ है। और जैसे मैंने कहा पॉइंट नंबर 4 के बाद जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ने में कष्ट हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, समझने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए मैंने बहुत आराम से आहिस्ता आहिस्ता ये टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए लेक्चर्स के अंदर। और इसी नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग में एक टॉपिक आता है कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस। इसको समझना बहुत जरूरी है, मैं ऐसा मानता हूं कि इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस के ऊपर। ठीक है, तो ये जो आपका फर्स्ट यूनिट के अंदर एक ही चैप्टर है कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन, ये उसके मेजर टॉपिक्स हैं। कुछ छोटे टॉपिक्स और भी हैं, सबको लिखना यहाँ पे संभव नहीं है। मेजर टॉपिक्स ये हैं, आपको ध्यान देना होगा। फर्स्ट टॉपिक बेसिक है, उसके एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, लेकिन सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 इनमें से किसी भी 2 टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आपके सामने आ सकते हैं। अब तक के ट्रेंड के हिसाब से जो पहले सिलेबस था उसमें ये 4, 5, 6, 7 कोर्स का पार्ट ही नहीं होते थे, एग्जाम में पूछे नहीं जाते थे। तो 2, 3 और ये 5 था पार्ट, 4 नहीं था, 2, 3 और 5 ये एग्जाम में आते थे। 4, 6, 7 कोर्स में नहीं थे तो पूछता ही नहीं था, लेकिन अब क्योंकि कोर्स का पार्ट है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न पे लास्ट में जाऊंगा, आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड यूनिट के ऊपर, जिसमें भी एक ही चैप्टर है और वो चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, जो आपको पढ़ना है हैमंड का चैप्टर नंबर 19। देखिए, आप जब अपनी किसी सिचुएशन को लीनियर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो वो जो रिप्रेजेंटेशन है उसको बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। यहाँ पे हम कैलकुलस यूज नहीं करते, जैसे अभी आप ऑप्टिमाइजेशन में कैलकुलस यूज करते थे, डेरिवेटिव यूज करते थे, अब तक आपने जो पढ़ा
फर्स्ट सेमेस्टर में सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन में, सेकंड सेमेस्टर में मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन में, और अभी थर्ड सेमेस्टर में पहला चैप्टर जो पढ़ा आपने लैग्रांज मल्टीप्लायर का, वहां भी आपने कैलकुलस यूज किया। ये चैप्टर एलपीपी भी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को शॉर्ट फॉर्म में एलपीपी बोलते हैं, ये भी ऑप्टिमाइजेशन को डील करता है, लेकिन यहाँ पे हम कैलकुलस यूज नहीं करते। यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइंस को यूज करते हैं और उनसे कोशिश करते हैं मालूम करने की कि कैसे हम अपने प्रॉब्लम के ऑप्टिमम रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। आप कहेंगे सर ये कैसे होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे सीखेंगे हम लोग, नया कंसेप्ट सीखेंगे। तो सबसे पहली बात है, आपको एक स्टेटमेंट प्रॉब्लम दिया होगा, उस स्टेटमेंट प्रॉब्लम से एलपीपी फॉर्मुलेट कैसे करना है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो अक्सर ऐसा क्वेश्चन देता है जो पहले आपको फॉर्मुलेट करने को बोलता है और फॉर्मुलेट करने के बाद सॉल्व करने को बोलता है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन आएगा, उसके दो पार्ट्स होंगे। नॉर्मली ऐसा होगा, एक क्वेश्चन आएगा, दो पार्ट्स होंगे उसके। ठीक है, तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट होगा जिसमें आपको सिर्फ सॉल्व करना होगा, या आगे टॉपिक्स आएंगे बताऊंगा, और एक क्वेश्चन फॉर्मुलेट करके सॉल्व करना होगा। तो फॉर्मुलेशन इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए। उसके बाद सॉल्व करने का जो रास्ता आपने पढ़ना है वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल के अलावा और भी मेथड्स होते हैं, लेकिन वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। यहाँ पीछे आप देख रहे होंगे ये बुक्स, ये पढ़िए, बुक जो पढ़ी है इसको बोलते हैं ऑपरेशन रिसर्च। ये भी बुक ऑपरेशन की है, ये भी ऑपरेशन की है, ये भी ऑपरेशन की है। ये एक सब्जेक्ट है जो जब आप मास्टर्स करने जाएंगे तो वहां पे एक सब्जेक्ट बन के आएगा, ऑपरेशन रिसर्च आपके सामने। वहां पे आप लीनियर प्रोग्रामिंग ही पढ़ते हैं और उसके मल्टीपल ऑफ मेथड्स हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। मगर अभी हम लोग यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो एक ही चीज है, वो क्या है? वो है ग्राफिकल मेथड। आसान सा, ग्राफ से कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ड्यूअलिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, हर आगे वाली गाड़ी के पीछे भी कोई आगे और गाड़ी होती है और पीछे वाले के पीछे भी कोई होता है। ऐसे समझिए कि ये जो ऊपर है ये मेरे लिए छत है, लेकिन जो मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं ये उनके लिए फ्लोर है। मेरे लिए सीलिंग है, उनके लिए फ्लोर है। मेरे लिए मैक्सिमम, उनके लिए मिनिमम है। ड्यूअलिटी का मतलब यही होता है। पर्सपेक्टिव बदलने से ऑप्टिमाइजेशन का मतलब बदल जाता है। जो मेरे लिए मैक्सिमम है हो सकता है दूसरे के लिए मिनिमम हो। ठीक है, अक्सर आप फिल्मों में डायलॉग सुनते हैं ना, जहां से तुम खत्म हो जाते हो वहां से हम शुरू होते हैं। मतलब जो तुम्हारा मैक्सिमम है वो हमारा मिनिमम है। पॉइंट ऑफ व्यू बदलने की बात है सिर्फ। तो हमारे लिए जो सीलिंग है हमारे ऊपर वाले के लिए वो फ्लोर है, मेरे लिए जो फ्लोर है मेरे नीचे वाले के लिए वो सीलिंग है। पर्सपेक्टिव बदला मतलब बदल गया। तो ड्यूअलिटी का मतलब ये था, अदर साइड। अब एक गिवन प्रॉब्लम का ड्यूअल कैसे फाइंड करना है ये सीखेंगे यहाँ पे। गिवन प्रॉब्लम से ड्यूअल का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है ये सीखेंगे यहाँ पे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जो है ड्यूअलिटी के ऊपर थ्योरम है, ड्यूअलिटी थ्योरम को डिफाइन करेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन जो आता है नॉर्मली वो आपका ड्यूअलिटी, एक गिवन प्रॉब्लम का ड्यूअल फाइंड करके ड्यूअल का सॉल्यूशन रीड करना आएगा। नॉर्मली ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ड्यूअलिटी थ्योरम स्टेटमेंट है, ठीक है, आना चाहिए, लेकिन जो थर्ड नंबर पॉइंट पे है वो क्वेश्चन आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। उसके बाद इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन, ये एक्चुअली में क्या है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे आप अपना मोबाइल का कनेक्शन रिचार्ज कराते हैं, तो आपको किसी को कॉल करनी है, आपके पास मान लीजिए 100 रुपीज का बैलेंस पड़ा हुआ है, आपने कॉल करनी तो आप कॉल कर लेंगे। लेकिन अगर वो बैलेंस खत्म हो गया है तो कॉल करने के लिए आपको पहले रिचार्ज करना पड़ेगा, नहीं बाय करना पड़ेगा। जब तक हमारे पास कोई कैपेसिटी अवेलेबल है हमको उसको अलग से बाय नहीं करना, तो उसको हम बोलते हैं शेडो प्राइस जीरो है इसका, यानी अभी हमको इमीडिएटली बाय करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कैपेसिटी, जो रिसोर्स हम पूरा फुल्ली यूटिलाइज कर चुके हैं उसको फर्दर यूज करने के लिए हमको बाय करना पड़ेगा। हम अपने जो रिसोर्सेज हमको गिवन होंगे उनके शेडो प्राइसेस फाइंड करेंगे और उनको इंटरप्रेट करेंगे, वो यहाँ पे सीखेंगे इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन में। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पॉइंट नंबर 2 से कहानी शुरू होगी। कोई भी क्वेश्चन ग्राफिकल सॉल्यूशन के बिना होगा नहीं, तो पहले ग्राफिकल सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा, पहले क्वेश्चन सॉल्व तो करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो बेसिक बात हो गई। उसके बाद की चीजें और पूछेगा हमसे, वो एड ऑन्स पूछेगा, ड्यूअलिटी पूछेगा या इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन पूछेगा। कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस, ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्ट है समझने के लिए। ये इस टॉपिक का डिफिकल्ट कंसेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस समझने में थोड़ा वक्त लगाइएगा, अच्छे से समझिएगा, मैंने बहुत आहिस्ता से पढ़ा है। और लास्ट में है कून टकर थ्योरम। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस से कनेक्टेड ही है, कून टकर थ्योरम। कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस समझ जाएंगे तो ये भी समझ में आ जाएगी, कोई इसमें इशू नहीं आएगा।
कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस को अपनी डायरी में नोट कर लीजिए कि जब लेक्चर इसका हम देखेंगे तो बहुत फोकस से ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया सेकंड यूनिट के टॉपिक्स। मैंने बता दिया इसमें से आपको ग्राफिकल क्वेश्चन तो आने ही वाला ही है, कुछ भी हो जाए ग्राफ को तो पहले बना के सॉल्व करना ही पड़ेगा। उसके बाद या तो ड्यूअलिटी पूछेगा या इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन पूछेगा या कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस की बात वो आपसे करेगा। मैं इससे पहले बता चुका हूँ, हम ऐसा मान सकते हैं कि इसका एक क्वेश्चन आएगा उसके 2 पार्ट्स होंगे, किसी 2 क्वेश्चन में आ जाए, एक में 2 पार्ट्स, एक में सिंगल पार्ट, वो भी ऐसा कर सकता है। अभी लास्ट में जाके एग्जाम पैटर्न की बात मैं आपसे करूंगा डिटेल में। इसके बाद अब यूनिट 3 के ऊपर चलते हैं। यूनिट 3 में 3 चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं बेसिकली, इंटीग्रेशन, डिफरेंस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है ये आपको आसान लगेगा क्योंकि 12th क्लास के अंदर जब बच्चा मैथ्स पढ़ता है तो इंटीग्रेशन को जी जान से पढ़ के आया होता है। और मजे की बात क्या है, जैसा आप पहले से जानते हैं, आपने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, यहाँ पे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो एडवांस एमएम में भी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स आपके सामने नहीं आने वाली हैं, वहीं दिक्कत आती है, वो है नहीं। तो एक्सपोनेंशियल क्वेश्चंस होंगे, लॉगरिथमिक होंगे, अलजेब्रिक होंगे, ये सब क्वेश्चंस होंगे। इसमें पहले आपको पढ़ना है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, क्वेश्चन आएगा, चांस कम है। डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, इसमें क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद रीमन इंटीग्रल, नया टॉपिक है, इसका क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद इकोनॉमिक एप्लीकेशन बहुत तरह की पढ़नी है आपको। जैसे आप कहते हैं कॉस्ट का डेरिवेटिव करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट आता है, मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगा, बिकॉज इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, कॉस्ट का उल्टा है। तो बहुत सारी इकोनॉमिक एप्लीकेशंस हैं जो हमको यहाँ पे पढ़नी है। एक क्वेश्चन इकोनॉमिक एप्लीकेशंस का आएगा, ये मान कर चलिए, जरूर आएगा, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व, ये तो 12th में आप इतना ज़्यादा पढ़कर आए हैं, ये नया नहीं है। जो बच्चे 12th में मैथ्स पढ़कर आते हैं उनके लिए टॉपिक बिल्कुल भी नया नहीं है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो पहले से नहीं पढ़कर आए 12th में, ये नया टॉपिक नहीं है। वही सब टॉपिक्स हैं जो 12th में पढ़कर आए थे, वही सब यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो ये टॉपिक एरिया अंडर द कर्व आप 12th में बल्कि ज़्यादा चीज़ें पढ़कर आए थे, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन हट जाते हैं, तो वो हिस्सा तो वैसे ही हट गया। खाली एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ये 3 प्रॉब्लम्स रह जाती हैं। और इसमें क्वेश्चन एग्जाम में तो आता है, लेकिन मैं ऑब्जर्व करता हूँ जो क्वेश्चन एरिया अंडर द कर्व का आता है वो इजी रहता है। जिसने भी आसान 12th में थोड़ी मेहनत की थी उसको पहले से ही आता होता है, और नहीं की थी अगर आपने वहाँ पे, अब कर लीजिए सर, हमने एकदम ये मान के नहीं चल रहे कि 12th में पढ़कर आए, हमने एकदम स्टार्टिंग से टॉपिक पढ़ाया आपको, एकदम बेसिक लेवल से, ठीक है। हैंड होल्डिंग पूरी है, आपका पूरा हाथ चलाएंगे पहले टॉपिक के ऊपर, कैसे ग्राफ बनाना है, कैसे एरिया शेड करना है, कैसे उसको फाइंड करना है, कौन सा एरिया में निकालना है, और अल्टीमेटली कैसे फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन इसका भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में आने के लिए। तो ये मेन टॉपिक्स हैं इंटीग्रेशन में जो आ सकते हैं आपके सामने। इसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंस इक्वेशन, ये एकदम नया सब्जेक्ट है, नया टॉपिक है, इसके बारे में आप पहले से कुछ नहीं जानते, लेकिन हैविंग सेड दैट ये बहुत आसान है। शुरुआती में बहुत आसान लगेगा, बहुत इजी लगेगा स्टार्टिंग में, 1-2 टॉपिक थोड़े से हैं ऐसे जहाँ पे आपको फोकस करना होगा, लेकिन इन जनरल ये टॉपिक आसान है। इन जनरल ये आपका स्कोरिंग टॉपिक है, आपको पूरे नंबर देगा, जरा से आप अगर फोकस से पढ़ेंगे तो पूरे नंबर देगा। सबसे पहले आएगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है। बेसिकली कनेक्शन शो करता है पिछले पीरियड से इस पीरियड का क्या कनेक्शन और डिफरेंस इक्वेशन होता है, फर्स्ट ऑर्डर। उसके बाद उसका इक्विलिब्रियम, उसकी स्टेबिलिटी, फेज डायग्राम, डिफरेंशियल में आएगा फेज डायग्राम। इसकी इकोनॉमिक एप्लीकेशन, फर्स्ट ऑर्डर की इकोनॉमिक एप्लीकेशंस कई तरह की हैं जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ, और इकोनॉमिक एप्लीकेशंस हर बार एग्जाम में आती ही हैं। पॉइंट नंबर 3 को नोट कर लीजिए। अब देखो, जब तक आपको फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन नहीं पता, उसका इक्विलिब्रियम नहीं पता, इकोनॉमिक एप्लीकेशन में क्या करना होगा, एक स्टेटमेंट प्रॉब्लम पहले डिफरेंस इक्वेशन बनानी है, फिर सॉल्व करना है, इक्विलिब्रियम फाइंड करना है। तो फर्स्ट 2 तो वैसे ही कवर हो गए इसके अंदर। तो थर्ड पॉइंट के अंदर फर्स्ट 2 अपने आप ऑलरेडी कवर हो जाते हैं। पहले आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए क्या है, तभी उसको आप फॉर्मुलेट कर पाएंगे, सॉल्व करने आनी चाहिए, तभी आप इस इकोनॉमिक एप्लीकेशन को सॉल्व करके दे पाएंगे। इसके बाद एक ये टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस विद अ वेरिएबल कंस्ट्रेंट। अभी क्योंकि डिफरेंस इक्वेशन नहीं जानते तो आप नहीं जानते कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल कोएफिशिएंट क्या होता है। ये जो वेरिएबल कोएफिशिएंट इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा, यहाँ आपको थोड़ा समय लगेगा, इसको नोट कर लीजिए कि ये नया टॉपिक है। अब तक जो सिलेबस था पुराना वाला लास्ट ईयर से पहले, उसमें 1, 2, 3 पे ये टॉपिक खत्म हो जाता था, बाकी आगे कुछ नहीं होता था। अब ये चैप्टर पूरा पढ़ा रहे हैं आपको हैमंड में से। तो पॉइंट नंबर 4 जो है नया टॉपिक है, आपको इसलिए टेनियर ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं, फिर आप कहेंगे अरे ये तो एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम में इसलिए नहीं आता क्योंकि पहले कोर्स का पार्ट ही नहीं था।
तो ये ना समझे कि अब भी नहीं आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अटेंशन फोकस वाला टॉपिक है, आपको ध्यान देना होगा इसके ऊपर। नेक्स्ट आपके सामने आता है जी सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन। ये भी नया टॉपिक है, मतलब 3 के बाद जो टॉपिक्स आप लिखे हुए सब नए हैं, मतलब नए इन द सेंस पहले कोर्स का पार्ट नहीं थे, ठीक है। सेकंड ऑर्डर फर्स्ट पढ़ लिया, सेकंड ऑर्डर और फिर सेकंड ऑर्डर का सॉल्यूशन। तो ये सब टॉपिक्स आपको पढ़ने के इसमें डिफरेंस इक्वेशन के अंदर। और लास्ट में हमारे सामने आता है जी, और वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चैप्टर नंबर 21 है, शायद मैं यहाँ पे अपडेट करना भूल गया। चैप्टर नंबर 21 पढ़ना है आपको, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन हैमंड में से करेक्शन कर लीजिएगा इसका। इसमें सबसे पहले पढ़ना है आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टॉपिक का 12th से पढ़कर आते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, होमोजीनियस फॉर्म, ध्यान है आपको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो सब आप बेसिक जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं वो आपको पहले से आते हैं। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स वो सब आपको पहले से आती, नहीं आती कोई बात नहीं, हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, सॉल्व कैसे होती है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या होती है, होमोजीनियस फॉर्म क्या होती है, ठीक है। उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों टाइप्स बताई मैंने आपको यहाँ पर। उसके बाद एक नया टॉपिक आता है बर्नौलीज इक्वेशन और रिकेटीज इक्वेशन। ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन इसका आया था, तो आप ये नए टॉपिक्स हैं, अभी ऐड हुए हैं, लास्ट ईयर से ही ऐड हुए हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन इसका पूछ सकता है आपसे। इसके बाद जो मैं बात कर रहा था फेज डायग्राम की, यहाँ पे फेज डायग्राम के सामने आ जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर सेकंड ऑर्डर को कैसे सॉल्व करना है वो टॉपिक यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। और एक लास्ट टॉपिक है हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, नया टॉपिक है। ये लास्ट के टॉपिक्स हैं 6 और 7, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। और बर्नौलीज इक्वेशन 4, 6, 7 इस पर थोड़ा समय लगाइएगा, ये समझने में थोड़ा समय लगेगा आपका, राइट। तो ये मेन सिलेबस है, आपका सिलेबस यहाँ पे खत्म हो जाता है। आपने क्या क्या पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया चैप्टर नंबर 18, आपने पढ़ लिया चैप्टर 19, चैप्टर 20, 21, इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 10 था, पता नहीं मैं बोलना भूल गया शायद, हैमंड का चैप्टर नंबर 10 था इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने सिलेबस के अंदर। अब इसके बाद जब सिलेबस पूरा कर लिया तो एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, एग्जाम में क्या पूछेगा हमसे। देखिए जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा वो 90 मार्क्स का होने वाला है, और उसमें मल्टीपल सेक्शंस नहीं होंगे, जैसे होता है ना सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, एक ही सेक्शन होगा और सेक्शन में 10 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। आप कहेंगे सर ये तो 10 10 100 हो गया, बिल्कुल हो गया जी, लेकिन 10 में से 9 करने होंगे, वो बोलेगा डू एनी 9, ठीक है। तो यानी 90 मार्क्स से आपका पेपर हो गया। आपको 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन देगा, आपको उसमें से कोई 9 करने होंगे, कोई एक क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं अपनी चॉइस से। तो यहाँ पर आपके पास जो है ओवरऑल पेपर में एक क्वेश्चन को स्किप करने की चॉइस है, सेक्शंस नहीं है। 90 आपको क्वेश्चंस, 90 मार्क्स का पेपर आएगा, 90 हो गए। अब यहाँ पे देखिए हर क्वेश्चन के लगभग 2 पार्ट्स होंगे, हर क्वेश्चन लगभग 2 पार्ट्स होंगे, किसी के 3 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है, दोनों इक्वल हो जरूरी नहीं है। और कोई पार्ट 6 नंबर का, कोई 4 नंबर का, 7, 3 ऐसे भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा है, कौन सा कम बड़ा है, किसकी वेटेज इंपॉर्टेंस ज़्यादा, किसी कम है। और जो आपका सिलेबस की कवरेज होने वाली है, जितना टाइम अलॉट किया उसके अकॉर्डिंग होगी। यूनिवर्सिटी ने बोला यूनिट 1 आपको 19 आवर्स में करना है, यूनिट 2 6 आवर्स में करना है, यूनिट 3 20 आवर्स में करना है। लगभग अगर देखें तो 42% वेटेज जो है वो यूनिट 1 को मिलती है, 42% वेटेज जो है वो यूनिट 3 को मिलती है, और लगभग 14% वेटेज जो है वो यूनिट 2 को मिलती है, अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो आप ये मान लीजिए लगभग 36 मार्क्स का आपका यूनिट 1 हो गया, 36 मार्क्स का आपका यूनिट 3 हो गया, और 18 मार्क्स का लगभग आपका, या 15 मार्क्स का कह लीजिए आपका लगभग यूनिट 2 हो गया। बाकी 2-3 मार्क्स जो बच रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो अलॉट करेंगे, देखते हैं कैसे क्या करते हैं। ब्रॉडली देखा जाए तो यूनिट 1 जो है वो 36 से 40 मार्क्स के बीच में मान लीजिए, यूनिट 3 36 से 40 मार्क्स के बीच में मान लीजिए, और यूनिट 2 जो बच रही है वो 10 से 14 मार्क्स, ऐसे आप उसको अज्यूम कर लीजिए। लगभग ये पैटर्न आपका रहेगा। तो जैसे मैंने कहा था लीनियर प्रोग्रामिंग में जनरली आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 नंबर का, और उसके 2 पार्ट्स हो सकते हैं। अब क्योंकि चॉइस भी है तो हो सकता है एक क्वेश्चन में 2 पार्ट दे दे, और किसी एक और क्वेश्चन में कोई एक पार्ट बीच में चिपका दे, साथ में एक पार्ट इंटीग्रेशन का, एक पार्ट एलवीपी का, ऐसे भी क्लब कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। बाकी इंटरनल चॉइस है 30 मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट 30 मार्क्स की है, कंटिन्यूस असेसमेंट 40 मार्क्स की। इंटरनल तो आपके जो क्लास टेस्ट होते हैं वो लगेगा, कंटिन्यूस में टीचर आपसे कितने खुश हैं, क्लास टीचर कितने खुश हैं, अटेंडेंस आपकी कैसी है, क्लास में परफॉर्मेंस कैसी है, उसके ऊपर वो आपकी एवेल्युएशन
करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल सिलेबस है, पूरा डिटेल डिस्कशन है एग्जाम पैटर्न का भी, और हर बात मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। हम लोग अपनी कोचिंग में क्या प्रोवाइड करते हैं भी डिस्कस कर दिया। अभी भी कोई बात ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई है, कुछ ऐसा है जो आप अभी भी जानना चाहते हैं, कुछ छूट गया है, मिस हो गया है, तो नीचे देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, अपनी बात डिस्कस कीजिए। राइट, ओके, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।